नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आप किसी स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते हो तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो क्या होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर। कि आप कोई स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कि अगर आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते हो तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप देख लो, जैसे f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। देखो, मास क्या होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखो, मास स्केलर, एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो एक स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते हो तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। अब फोर्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब भी आप एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, चलो जैसे एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो। मोमेंटम इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। देखो, मास फिर से क्या हो गया, मास फिर से स्केलर क्वांटिटी हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो फिर से देखो क्या हो गया कि आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, समझ लिया। अब क्या है कि अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाइड करो तब क्या होता है। ठीक है, कि इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k। ठीक है, ठीक है, कि इफ अ वेक्टर क्वांटिटी is multiplied by some constant k, then जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, k इंटू, मान लो कोई वेक्टर a होता, k इंटू वेक्टर a, रिजल्टेंट तो यही होगा। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, कि अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या करो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर दो तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मान लो हमारा k का वैल्यू, केस फर्स्ट इसमें आप ये लिख लो कि अगर k का वैल्यू, केस फर्स्ट लिख लो कि अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, k का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा k इंटू वेक्टर a। ठीक है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आएगा, k इंटू वेक्टर a आएगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर a के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या किए हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किए हम। ठीक है, और जो मल्टीप्लाइड जो कांस्टेंट है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा उस रिजल्टेंट का, तो जिस डायरेक्शन में जो वेक्टर a का डायरेक्शन होगा वही इस रिजल्टेंट क्वांटिटी का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन विल बी सेम, लिख लो आप यहाँ पे, डायरेक्शन विल बी सेम direction will be same of same direction will be same
ऑफ वेक्टर आर, ये सॉरी डायरेक्शन विल बी सेम एज वेक्टर ए, ठीक है। डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। कि जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही हमारा रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब केस 2 देख लो। केस 2 में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो k का वैल्यू लेस देन 0 है, कि मैंने क्या किया, किसी वेक्टर क्वांटिटी a को मल्टीप्लाइड तो किया, बट जो ये जिस कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाइड किया उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, अब लेस देन 0 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के इंटू वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट आया माइनस के इंटू वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो अपोजिट टू वेक्टर ए, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू वेक्टर ए, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगा माइनस के इंटू वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया क्या, चलो अब जैसे इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारा, मान लो कि ये पता होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और चलो मैं बोलता अगर कि मान लो कोई फोर्स है, ठीक है, कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो कि 10 न्यूटन है, ठीक है। एक फोर्स है जो कि साउथ ऑफ वेस्ट में है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। और मान लो ये साउथ के साथ मान लो कुछ 37 डिग्री बना रहा है, साउथ के साथ कुछ 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करो, कि इस फोर्स को क्या करो, कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स इज इक्वल टू ये F इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ तो क्या लिखेंगे हम, 10 न्यूटन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसा ही लिखेंगे ना, यही हमारा आंसर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करो, इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो किसी कांस्टेंट -2 टाइम्स से, -2F, अगर आप बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ -2F क्या होगा, कि अगर मान लो मैंने क्या किया, इस फोर्स को -2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है, तो बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 10, तो मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट वेक्टर का 10 न्यूटन हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं, 2 टाइम्स इंटू 10 करें, 2 इंटू 10 करने पे कितना आएगा, 20 न्यूटन आएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, इस F के अपोजिट डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लग रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू F हो जाएगा। ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री, और हम बोलेंगे क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर 20 न्यूटन होगा। और क्या बोलेंगे, देखो 37 डिग्री किसके साथ बना रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, तो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो देखो मैंने क्या सीखा कि अगर किसी वेक्टर को, सबसे पहले तो हमने देखा क्या कि किसी वेक्टर को क्या करो, आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक स्केलर ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। फिर नेक्स्ट क्या देखा कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आता है वो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो डायरेक्शन होता है, अगर कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर ए का होगा। अगर के का वैल्यू लेस देन 0 हो तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, आप नोट कर लिया क्या, चलो अब हम लोग एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर मान लो वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, ठीक है।
तो देखो दो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो उनको मल्टीप्लाइड करने का क्या होता है, दो तरीका होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो यहां पे आप, एक क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा और दूसरा क्या होगा हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई मैंने दो वेक्टर लिया, कोई दो वेक्टर ले लो, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। कि मैंने क्या किया, दो वेक्टर ए और बी लिया, हाँ, हैविंग मैग्नीट्यूड ए ही ले लो एंड बी ले लो। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, अब क्या कंसीडर कर लो कि जो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में वो क्या है, थीटा है। कितना है, थीटा है। ठीक है, ये जैसे मान लो कोई दो वेक्टर होता, ये वेक्टर ए होता, ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी होता, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होगा। ठीक है, चलो तो यही क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया था, ए और बी ले लिया था, तो ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा सा समझो कि ये ए बी कॉस थीटा तो मैंने लिखा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा तो चलो आ गया कि वेक्टर ए डॉट बी करने पे कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखो कि ये अगर मान लो कि ये मैंने लिखा था क्या, ए बी कॉस थीटा लिखा था, अगर आप ए को ऐसे रहने दो और बी कॉस थीटा को ऐसे ब्रैकेट में ले लो, बी कॉस थीटा, ए को रहने दिया, बी कॉस थीटा को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अब देखो अगर हम इस बी को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करें, क्या करें, इस बी को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर ले। ठीक है, और एक एक्सिस आप क्या ले लो, ए के लॉन्ग में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और दूसरा क्या ले लो, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर ले लो, ऐसे ले लो। इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, v को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व तो कर सकते हैं ना, एक तो इस डायरेक्शन में, एक दूसरा इस डायरेक्शन में, एक तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में, एक वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं b को क्या करूं, ए के डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करूं, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी कॉस थीटा इधर आएगा और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी
along वेक्टर A, मतलब A इंटू हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B ठीक है, कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर A डॉट B क्या होता है कि A को क्या कर दो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, तो वेक्टर B के कंपोनेंट से, किसके डायरेक्शन में, तो उसी के डायरेक्शन में, ठीक है, किसके डायरेक्शन में, तो वेक्टर A के ही डायरेक्शन में। वेक्टर A डॉट B का मतलब क्या हो गया कि A को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई किससे कर दो, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B से, ठीक है, और वेक्टर B का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लो, तो वेक्टर B के किस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से, तो वेक्टर A के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसी से, ठीक है। तो यही क्या हो गया, वेक्टर A डॉट B हो गया। जैसे ये वेक्टर B का कंपोनेंट इधर कितना आता है, B cos थीटा, देखो A को हम क्या कर दिए, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along A, कि A के डायरेक्शन में इस B का क्या कंपोनेंट आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही क्या हो गया, वेक्टर A डॉट B हो गया, ठीक है, ठीक है। और एक चीज कि जब भी, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू B इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, ऐसे भी बोला जा सकता है कि आप क्या करो कि वेक्टर A को क्या करो, रिजॉल्व कर लो B के डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर A को क्या कर लो, B के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, कि B इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B, यही तो हो गया वेक्टर A डॉट B, ठीक है। तो A डॉट B का मतलब समझ में आया कि A डॉट B होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, या अगर मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैंने A लिया होता और मैग्नीट्यूड ऑफ B मैंने B लिया होता, तो वेक्टर A डॉट B को हम क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मान लो A पहले लिखे और ऐसे B cos थीटा एक साथ लिख लेते हैं, तो B cos थीटा क्या होगा, तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along वेक्टर A होगा, ठीक है। आ गई बात, समझ में आ गई, चलो अच्छा बात है, बहुत अच्छा। चलो इसको आप नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, ठीक है, नोट कर लिया। अब चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को करते हैं, ठीक है। जैसे आप 2-3 चैप्टर के बाद मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनएलएम फ्रिक्शन हो जाने के बाद, सर्कुलर मोशन हो जाने के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे। तो वहां पे हम एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क, क्या पढ़ेंगे, वर्क। वर्क होता है क्या, तो ये होता है F डॉट एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, ये हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता, इस पे मान लो कि ये फोर्स ऐसे लग रहा होता है 10 न्यूटन का, और एंगल अगर मैं बोल देता, ये मान लो कि ये एंगल क्या हो गया, ये मान लो एंगल 53 डिग्री होता। कितना होता है, एंगल 53 डिग्री होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके 10 मीटर आगे तक डिस्प्लेस कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, 10 मीटर आगे तक डिस्प्लेस कर दिया। मान लो ये पॉइंट ए होता और इस पॉइंट बी पे ला दिया गया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इसको क्या किया गया है, इस फोर्स के कारण पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्क बताओ कितना होता है, वर्क बताओ कि वर्क बताओ कितना होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो देखो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर का हुआ है, ठीक है, तो 10 × 10, और इनके बीच का एंगल देख लो कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हुआ है, इस डायरेक्शन में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है 53, तो हम कैसे लिखेंगे cos 53, देखो 10 × 10 cos 53 कितना होता है 3/5, 60 कितना हो गया न्यूटन मीटर हो गया। यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, 60 न्यूटन मीटर ही तो हुआ, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। तो देखो दो वेक्टर को क्या किया गया, दो वेक्टर, एक वेक्टर F था, एक वेक्टर X था, मतलब एक फोर्स था, एक डिस्प्लेसमेंट था।
दोनों वेक्टर का हम क्या किए, डॉट प्रोडक्ट किए, तो एक नया क्वांटिटी आया वर्क, जिसको मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर लिया। वेक्टर एफ और वेक्टर एक्स के डॉट प्रोडक्ट से क्या किया, वर्क को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जैसे ये होता है, ये मान लो कि ये एक फोर्स होता है F1, ये मैंने बोला होता है कि 5 न्यूटन होता, दूसरा फोर्स मान लो ये 10 न्यूटन होता, ठीक है, F2, और इनके बीच में बोला होता है कि एंगल मान लो कि कुछ 60 डिग्री होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये वेक्टर F1 मतलब F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, मतलब वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, वेक्टर F2 मतलब फोर्स, सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। कितना है, 10 न्यूटन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ कि वेक्टर F1 डॉट F2 कितना होता, फिर से वही करते, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 और क्या करते हैं, कॉस थीटा। देखो F1 कितना है 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, F2 कितना 10, कॉस 60 1/2, तो कितना आ गया 25, और न्यूटन 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 स्क्वायर हो गया। हालांकि ये कोई क्वांटिटी नहीं होता है, बस मैंने डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या किया बताया। ठीक है, फोर्स का कभी भी दो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, बस मैंने क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट कैसे, ये फार्मूला को कैसे अप्लाई करता है उसको ये यहाँ पे मैंने सीखा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट का, उनके बारे में जानते हैं। क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखो कि जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, ये मान लो ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है कि जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट ये आएगा, क्वांटिटी आएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कि जब भी आप दो वेक्टर को क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसे लिख लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always gives a scalar quantity। जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लो। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा, वर्क देखा, वर्क क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ये जो वर्क होता है ये क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे ही आप अगर क्लास 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको डिनोट हम लोग बेसिकली फाई से करते हैं। क्या चीज से करते हैं, फाई से करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए। फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए होगा। ठीक है, तो देखो यहां अगर आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग बेसिकली फाई से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। क्या होता है, बी डॉट ए होता है। ठीक है,
अब देखो बी तो क्या होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और उसका मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का क्वांटिटी का मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट किया। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वो क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, नोट कर लो आप इनको कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी आ रहा होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। चलो नोट कर लो। चलो नोट कर लिया क्या? बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉपर्टी मैंने देखा। दूसरा प्रॉपर्टी देखता हूं कि देखो कि जब भी आप वेक्टर ए डॉट बी करो, दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। कौन सा बोलते हैं? कम्यूटेटिव। क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेटिव तो आप समझते होंगे। कम्यूटेटिव क्या होता है कि a इंटू बी करो, b इंटू ए करो, क्या होता है? इक्वल होता है। आपने रियल नंबर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर इंटीजर्स में पढ़ा होगा। तो देखो वैसे ही अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी ले ले, वेक्टर a डॉट बी करे या वेक्टर b डॉट ए करे, ये क्या होगा? इक्वल होगा। वेक्टर a डॉट बी करे या फिर वेक्टर b डॉट ए कर दे, ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था। थर्ड पे आप हम लोग थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स में, वैसे ही हम वेक्टर्स के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये वेक्टर a है और ये मान लो वेक्टर b प्लस वेक्टर c होता है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c होता है। क्या होता है? वेक्टर a डॉट b प्लस c होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो करोगे आप इसका, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? ऐड पे बट गया। ठीक है, वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? फोर्थ ये बोलता है कि अगर देखो कि दो वेक्टर क्वांटिटी हो, उसका हम डॉट प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल क्या है? उनका बीच का एंगल मान लो कि 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। कि इफ द एंगल बिटवीन the two vectors a एंड b, मान लो दो वेक्टर मैंने लिया a एंड b, इज 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, कि अगर मान लो कि दो वेक्टर्स मैंने लिया होता और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब 90 डिग्री जब भी हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल है। अब मान लो आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, मतलब वेक्टर a डॉट b करो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b करो, तो वेक्टर a डॉट b करने पे क्या आएगा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, यही आएगा ना? यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या बोला कि एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे आप क्या पुट करोगे? 90 पुट करोगे। चलो पुट कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस 90। ठीक है, और आपको पता होगा कि कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से देखो कि वेक्टर a डॉट बी क्या आ जाएगा? वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू 0। कब? जब वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, मतलब वेक्टर a और b जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो आप तो इस ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है, इसके हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला था कि आप जो है मतलब क्या करो कि हम लोग 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या होता है किसी भी पार्टिकल का पोजिशन बताना होता है तो हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसमें क्या 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेड और हाइट होता है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, जे कैप होता है। ठीक है, तो अगर आई डॉट जे करें हम तो क्या आएगा, ये भी 0 होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वेक्टर आई भी और वेक्टर जे कैप भी ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि आई किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, और जे वाई एक्सिस को। ठीक है, मतलब आई जो होता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या बोलोगे, 0 होगा। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं आई डॉट जे देख लिया, जे डॉट के देख लो, ये भी क्या होता है, 0 होता। आई डॉट के देख लो, ये भी क्या होता, 0 होता। ठीक है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये आई डॉट जे, ये जो प्रॉपर्टीज है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, नोट कर लो आप इनको, नोट कर लिया क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जो हमारा 5th प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई एक वेक्टर हो, ठीक है, दो नहीं एक ही वेक्टर लो, और उसका क्या करो, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। क्या करो कि मान लो कोई वेक्टर ए होता, ये 5th प्रॉपर्टीज हो गया कि कोई वेक्टर ए होता, इसका आप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही कर रहे हो। ठीक है, मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट आप वेक्टर ए के साथ ही क्या कर दे रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं सॉरी, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमेशा एक ये स्कैलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, देखो कि वेक्टर ए डॉट ए करने पे आता क्या है, हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या लिखेंगे, देखो दो अगर सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 0। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर ए होता तो ये भी ए होता, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। कि आप किसी वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा, हमेशा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए लिया होता मैं तो उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, तो ये हो गया, आ गया ना समझ में कि आप किसी वेक्टर का उसी के साथ क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि वेक्टर ए और बी दिया हो, उनके बीच का एंगल हमें पता हो, और वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड पता हो, तो हम वेक्टर ए डॉट बी क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो वेक्टर जो हो ए जो हो आई जे के टर्म में दिया हो, ठीक है, और वेक्टर बी भी क्या हो, आई जे के, ठीक है, ऐसे दिया हो, मान लो ये वेक्टर ए हो, कि कोई वेक्टर ए हो, ये दे दे a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और कोई दूसरा वेक्टर मान लो b हो, वो कितना हो, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस
C2 k कैप। और अगर आपसे बोला जाए कि बताओ वेक्टर A डॉट बी क्या होगा, वेक्टर A डॉट बी क्या होगा, तो क्या करो, I वाले को I वाले के साथ, ठीक है, दोनों I वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, लिख दो, J वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर K वाले के कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर A डॉट बी होगा, क्योंकि I का J के साथ तो जीरो होने वाला है, J का K के साथ जीरो होने वाला है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, सेम सेम वाले को लेंगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो I का कोफिशिएंट क्या है, A1 है, यहाँ देखो वेक्टर बी में I का कोफिशिएंट क्या है, A2 है, तो क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 प्लस B1 B2, देखो क्योंकि J का यहाँ पे कोफिशिएंट देखो तो क्या है, B1 है, यहाँ देखो तो क्या है, B2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो, प्लस C1 C2, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, वेक्टर A डॉट बी हो गया, ठीक है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं आपसे बोला होता कि ये मान लो कि कोई वेक्टर A होता, ये ले लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, कोई दूसरा वेक्टर B होता, ये मान लो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, ठीक है, माइनस k कैप। और आपसे मैं अगर बोला होता कि बताओ वेक्टर A डॉट बी क्या होगा, कि वेक्टर A डॉट बी क्या होगा, चलो बता दो, तो कितना होता वेक्टर A डॉट बी, तो देखो I का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ देखो J का कोफिशिएंट क्या है, -3, यहाँ क्या है, J का कोफिशिएंट 2 है, तो -3 इंटू 2 -6 हो गया, यहाँ देखो K का कोफिशिएंट क्या है, 4, यहाँ पे -1 है, तो 4 इंटू -1 -4 हो गया, देखो -10 प्लस 2 कितना आ गया, -8 आ गया, -10 प्लस 2 कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाता हमारा, वेक्टर A डॉट बी आ जाता, ठीक है। देखो एक नंबर आया है, एक नंबर आया ना, यही हमारा क्या हो गया, वेक्टर A डॉट बी हो गया। तो अगर वेक्टर्स I J K के टर्म में दिया हो, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के टर्म में दिया हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, I J K के टर्म में दिया हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर A डॉट बी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं यूजेज ऑफ वेक्टर, ये सॉरी यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज क्या करते हैं, कि डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इनका यूज कहाँ कर सकते हैं। देखो कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट यूज जो है, एक तो एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज एंगल फाइंड करने के लिए, कि अगर दो वेक्टर्स दिया हो, ठीक है, उनके बीच का एंगल निकालना हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो यहां पे तो यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अब कैसे एंगल फाइंड कैसे करेंगे वो देख लो पहले। ये मान लो वेक्टर A डॉट बी होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। ऐसे लिख के हम क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं ना यार, यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पे आप एग्जांपल एक ले लो, ये मान लो कोई वेक्टर A होता, कोई वेक्टर A होता, ये मान लो क्या होता, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर B होता -3i कैप प्लस j कैप
प्लस 2k कैप ले लो। अब मैं आपसे अगर बोलता कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, यहां देखो एक वेक्टर a दिया है, दूसरा वेक्टर b दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, कि वेक्टर a एंड b का एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कि वेक्टर a और b के बीच का एंगल क्या होगा, उसे फाइंड करना है। चलो फाइंड कर देते हैं। तो वेक्टर a, हाँ से इनको मार्क कर लो। तो वेक्टर a डॉट b का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो पहले तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर a और b के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। वेक्टर a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा लगाते हैं। अब देख लो a कितना है, यहाँ देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, b कितना है माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लो, i वाले को i वाले के साथ करो, i के कोफिशिएंट मतलब 2 इंटू माइनस 3। तो वेक्टर a डॉट b अगर हम निकालते तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 करने पे कितना आ रहा है, 2 इंटू माइनस 3 करने पे कितना आ रहा है, माइनस 6 आ गया। यहाँ देखो 3 इंटू 1 करने पे कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ देखो 2 इंटू 2 करने पे कितना आ गया, 4 आ गया। कितना हो गया, 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, मतलब वेक्टर a डॉट b इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a अगर हम निकालते तो वो कितना था, उसको देख लो। तो यहाँ देखो अगर वेक्टर a देखो तो क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या करो, रूट के अंदर में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड कर दो। तो ऐड कर दिया भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और क्या कर दिया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। चलो देखो यही तो है, यही है ना, हाँ यही है। देखो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 9 प्लस 4, 4 9 13, 13 4 17, रूट अंडर कितना आ गया, 17 आ गया, रूट अंडर 17 आ गया। ऐसे ही वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, i का कोफिशिएंट क्या माइनस 3 है, j का 1 है, इसका 2 है। तो अब कर लो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 ही तो है, j के साथ प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 4 13 1 14, रूट अंडर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो अगर मेरे से पूछा जाता कि cos थीटा क्या होता, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट b, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ठीक है, तो यहाँ देखो a डॉट b करने पे तो 1 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इतना आता, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना आता, रूट 14 आता। ठीक है, तो ये cos थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 17 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से मैंने क्या किया, एंगल वेक्टर a और b के बीच का निकाल दिया। हाँ, मैंने डेटा ऐसा लिया था कि एंगल पता नहीं कि कितना एंगल आया, लेकिन एंगल तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है, एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। चलो इनको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया क्या, चलो तो हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से एंगल को फाइंड कर लिया दो वेक्टर के बीच में। अब दूसरा यूजेज क्या कर सकते हैं कि मान लो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दो वेक्टर दे दिया जाता है और हमसे पूछ दिया जाता है कि बताओ वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b के डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर होता, ये एक वेक्टर होता और ये दूसरा वेक्टर होता, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता, मान लो कुछ एंगल थीटा होता, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता, कुछ थीटा होता। अब मैं बोलता अगर आपसे कि बताओ कि इस वेक्टर ए का, मतलब इस वेक्टर ए को अगर हम क्या करें, इस वेक्टर बी के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करें, ठीक है। वेक्टर ए को क्या करें, वेक्टर बी के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करें, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर हम निकालें वेक्टर बी के डायरेक्शन में, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, मतलब वेक्टर ए का कंट्रीब्यूशन वेक्टर बी के डायरेक्शन में कितना है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही होता है प्रोजेक्शन का मतलब। जैसे देखो आप, ये कोई वेक्टर होता, ये क्या होता, कोई वेक्टर होता ए और ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी होता, इनके बीच में मान लो एंगल थीटा होता। अगर मैं आपसे पूछता, क्या पूछता कि बताओ वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के डायरेक्शन में वेक्टर ए का क्या कंट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या बोल दिया जाता कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या है, मतलब वेक्टर ए का ये कंट्रीब्यूशन बी के डायरेक्शन में कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे अगर मैं ले लेता है, ऐसे मान लो, ठीक है, तो वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक इस डायरेक्शन में कितना आता है, ए कॉस थीटा, और दूसरे डायरेक्शन में कितना आता है, इधर देखो तो ए साइन थीटा आता। इस वेक्टर ए का ये रिजोल्यूशन करते तो एक तो ए कॉस थीटा इधर आता, एक इधर एक साइन थीटा आता। अब हमें पता होता है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये ए कॉस थीटा बेसिकली होगा क्या। तो ए कॉस थीटा मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में कितना होगा, तो ए कॉस थीटा, तो यहां से वैल्यू निकाल दो। ये जो ए कॉस थीटा आएगा यही हो जाएगा क्या हमारा, यही हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और होगा कितना, तो वेक्टर ए डॉट बी को हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी को क्या करो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड कर दो, तो यही क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अगर मैं इसके बारे में पूछूं ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर along वेक्टर बी भी हम बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, ठीक है। along वेक्टर बी बोल दो, इन द डायरेक्शन थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, ठीक है, कि वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इतना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर लो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along ए, तो वो कितना हो जाता, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता हमें, यहाँ पे आप क्या कर दो, बस चेंज कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड मार दो। ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो होता, अरे यही तो होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलॉन्ग में कितना होता, तो इतना ही होता, ठीक है। तो आ गया हमारा, कई बार इसका यूज होगा, आगे हम कई टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कई मतलब कई जगह पे इसका यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।